आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बात हो रही थी। आज हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भागीदारी की, किस प्रकार से इंग्लैंड की परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी थीं, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक नीति का सहारा लिया, गांधी जी ने अपने विचार और कांग्रेस का पक्ष किस स्पष्टता के साथ सम्मेलन में रखा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता का प्रश्न अनुत्तरित रहा, जिसे अंग्रेजों ने स्वयं बढ़ावा दिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार असफल रहा। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया, सरकार ने या वेलिंगटन ने किस प्रकार से कठोर दमन किया, आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम रखे गए, क्या योजना बनाई गई, और अंततः आंदोलन समाप्त हुआ। यहाँ तक हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। इस समय राजनैतिक स्थितियों में ब्रिटेन में बड़ा परिवर्तन आ गया था। गांधी इरविन समझौते में तय किया गया था। इसके अनुसार 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, किंतु इसके पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक स्थितियों में बड़ा परिवर्तन आ गया। मजदूर दल जिसका शासन था जिस समय गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, इस समय इनका शासन जाता रहा था। यद्यपि मैकडॉनल्ड अभी भी प्रधानमंत्री थे, किंतु अब वह राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री थे। उनके ऊपर दबाव था अनुदार दल का। भारत में भी परिवर्तन हुआ। भारत सचिव सर सैमुअल होर बना दिए गए वेन के स्थान पर, जो अनुदारवादी थे। वायसराय जो इरविन के स्थान पर बने थे, उनका नाम लॉर्ड वेलिंगटन था। यह भी अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। इस तरह से इन लोगों ने, दोनों ने, और जो राष्ट्रीय सरकार इंग्लैंड में बनी थी उसकी मानसिकता भी बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैकडॉनल्ड के ऊपर अनुदारवादियों का दबाव था। उनके सहयोग से वो सरकार बनाए हुए थे। तो इस तरह से इनके दृष्टिकोण में ही फर्क आ गया था। अब वे गांधी इरविन समझौते का सम्मान नहीं करते थे। केवल दिखावे के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस तरह से गांधी इरविन समझौते के उल्लंघन की कार्यवाही इन्होंने प्रारंभ से ही शुरू कर दी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक था भारतीयों के लिए कि जो उम्मीद की किरण थी गांधी इरविन समझौते से जागी थी, वह किरण अब लुप्त हो गई थी, क्योंकि अब जो सरकार थी उसकी मंशा ही नहीं थी कि वह भारत को कोई अधिकार दे। अंग्रेजों ने इस हेतु सांप्रदायिक नीति का अनुसरण किया। उन्होंने प्रोत्साहन दिया। दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की नीति उन्होंने अपनाई। हिंदू मुस्लिम विभेद की नीति पर तो वो पूर्व से ही, प्रारंभ से ही चल रहे थे। सिखों को भी अलग किया गया। इस तरह से अलग अलग अधिकार देकर भारतीयों में फूट डालने की नीति इन्होंने अनुसरित की थी। इसी कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने का निश्चय किया। इसकी सूचना उन्होंने सरकार को दी। फिर मान मनौवल किया गया किसी तरह से, और महात्मा गांधी ने भी क्योंकि वचन दिया था लॉर्ड इरविन को, उस वचन के पालन के लिए वे सम्मेलन में पहुँचे। यद्यपि उन्हें पहुँचने में 5 दिन देरी हुई थी। 7 सितंबर को यह गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो चुका था और 12 सितंबर को महात्मा गांधी लंदन यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष और अपना मत महात्मा गांधी ने दृढ़तापूर्वक रखा। यद्यपि उनके मत को बहुत महत्व अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। महात्मा गांधी अपनी सुपरिचित वेशभूषा में, आप जानते ही महात्मा गांधी की वेशभूषा कि वो एक धोती ही लपेटते थे कमर में, बाकी शरीर का हिस्सा उनका खुला रहता था। उसी को हमने कहा कि सुपरिचित वेशभूषा में महात्मा गांधी इंग्लैंड में रहे। अंग्रेज़ों की जनता उनसे बहुत प्रभावित हुई, अंग्रेज़ जनता प्रभावित हुई।
सम्मेलन 3 माह तक चला, जिसके महात्मा गांधी प्रमुख वक्ता रहे। प्रथम गोल में सम्मेलन की नीतियों की गांधी जी ने कई अवसरों पर कटु आलोचना की। इस दौरान संघ व्यवस्था तथा उसके अंतर्गत सरकार को रक्षक कवचों से युक्त करने और प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध तथा वित्तीय नीति को संरक्षित और जो संरक्षित विषय थे इसके अंतर्गत रखने की नीति का इन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने देश की प्रतिरक्षा का दायित्व तो भारत की सेना का है, भारतीय इसके लिए सक्षम है। इसके लिए अंग्रेजी सेना या अंग्रेजों के नेतृत्व या सेना को अंग्रेजों के अधीन रखने की आवश्यकता नहीं। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत जो बात कर रहा है इंग्लैंड के साथ एक अलग देश के रूप में अस्तित्व रखते हुए बात कर रहा है। दो देशों के बीच समानता के स्तर पर वार्तालाप हम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। अपने अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान को ऊंचा रखते हुए ये बात उन्होंने कही और यह भी कहा कि जो हमारे देश को यदि स्वाधीनता दी जाती है, पूर्ण स्वाधीनता के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो यह अंग्रेज़ों और भारतीयों के हित के लिए है। दोनों देश की जाति, दोनों देश की जनता और सरकारों के हित में है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अन्य सब दल सांप्रदायिक हैं, लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो सांप्रदायिक नहीं है। वह सांप्रदायिकता का विरोध करती है, जाति, रंग और धर्म को वह नहीं स्वीकार करती है और कांग्रेस का जो प्लेटफॉर्म है, मंच है, वह सभी के लिए खुला है। और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस जो है वो 70,000 गांवों तक उसकी पकड़ है, उसकी पहुंच है। बाकी जो दल हैं वो अल्पमत वाले हैं, किसी वर्ग विशेष का नेतृत्व करते हैं। ये बातें महात्मा गांधी ने दृढ़तापूर्वक अपनी बातें रखी। सांप्रदायिकता का प्रश्न अनुत्तरित रहा। महात्मा गांधी के द्वारा सांप्रदायिकता को समाप्त करने, एकता कायम करने के विशेष प्रयास किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना से भी उन्होंने वार्ता की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांगों पर डटे रहे। अपनी सांप्रदायिकता उन्होंने नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से हरिजन वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, हिंदू महासभा, सिख आदि भी राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर सांप्रदायिक हितों पर ही जोर देते रहे। महात्मा गांधी के प्रयास विफल होने निश्चित थे और ऐसा ही हुआ। और इनको बढ़ावा दे रहे थे अंग्रेज सरकार के लोग। अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी भारत वापस हुए। उनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया, यद्यपि वह रिक्त हाथ लौटे थे। महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें सम्मिलित हुए थे। पहले मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू भी जा रहे थे, किंतु सरकार ने इनको अनुमति नहीं दी और ये कहा गया, अनुमति दी गई कि व्यक्तिगत रूप से वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, यानी पार्टी की ओर से इनको सम्मिलित नहीं किया गया। सम्मेलन की असफलता। द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहा। असफलता के पीछे स्वयं ब्रिटिश सरकार का स्पष्ट हाथ था। भारत में सांप्रदायिक समस्या को बढ़ाकर फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया था। दिखावा किया गया कि वो बड़े सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रयास कर रहे हैं कि भारत की सांप्रदायिकता की समस्या हल हो जाए, किंतु वास्तव में वो नहीं चाहते थे और इसमें वो सफल रहे। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को सम्मेलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नेता सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मेरे रास्ते पृथक हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एक लंबी और धीमी वेदना उन्होंने सहन की। इस तरह सम्मेलन असफल रहा। इन परिस्थितियों में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वेलिंगटन की दमन और प्रतिशोध की नीति उन्होंने अपनाई। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन से वापस लौटे, उस समय भारत की परिस्थितियां पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी थीं। लॉर्ड वेलिंगटन की दमन नीति तीव्रता के साथ संचालित थी। उनका उद्देश्य कांग्रेस को पूरी तरह से कुचलना था। वेलिंगटन के द्वारा इरविन समझौते की नीति को अस्वीकार कर दिया गया था।
भारत की ब्रिटिश नौकरशाही भी समझौता की नीति से असंतुष्ट थी तथा इसका विरोध कर रही थी। उनका यह स्पष्ट मानना था कि समझौतेवादी नीति को अपनाने के कारण ही सरकार की स्थिति दयनीय हुई थी और कांग्रेस का राजनीतिक कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वायसराय इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के साथ जो समानता का व्यवहार किया गया था, वह अंग्रेजों के लिए हानिकारक था। अब सरकार की नीति थी, कोई समझौता नहीं, कोई सलाह नहीं, गांधी जी से वायसराय की कोई बात नहीं, दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं। ये नीति इन्होंने अख्तियार की थी। इतिहासकार विपिन चंद्र लिखते हैं कि गांधी जी उधर लंदन में थे और इधर भारत में अंग्रेजी हुकूमत राष्ट्रवादी ताकतों पर प्रहार करके उन्हें सबक सिखाने की योजना बना रही थी। इसने फैसला कर लिया था कि अब यदि आंदोलन छेड़ने की कोशिश की गई तो उसे तुरंत नाकाम कर दिया जाएगा, तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। वाइसराय वेलिंगटन और भारत मंत्री सैमुअल होर ने तय कर लिया था कि वह किसी भी प्रकार के हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन अब भारत में कदापि नहीं होने देंगे। गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तभी उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली थी, प्रारंभ भी कर दिया था दमन। इसके द्वारा यह बहाना बनाया गया कि कांग्रेस भीतरी तौर पर आंदोलन चला रही है। पहली बात ये बताया गया कि इस समय उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में कृषक आंदोलन चल रहा था। कृषक लगान में कमी, बकाया लगान की माफ़ी के लिए आंदोलन चला रहे थे और ज़मीन से बेदखल न करने की मांग कर रहे थे। इसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ है और इसी आधार पर 26 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी से मिलने मुंबई जा रहे थे, गांधी जी लंदन से आ रहे थे गोलमेज सम्मेलन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो उनसे मिलने, किंतु उनको इसी आधार पर गिरफ्तार किया गया। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पठानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। 24 दिसंबर को सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जो लाल कुर्ती दल के साथ यहाँ पर आंदोलनरत थे, उन्हें कैद कर लिया, गिरफ्तार किया गया। लाल कुर्ती दल अवैध घोषित किया गया। बंगाल प्रांत में भी आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर हजारों लोगों को जेल में रखा गया था। हिजली जेल में इसी समय गोली चलाई गई जिसमें 2 बंदी मारे गए थे। वेलिंगटन ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि उसने संयुक्त प्रांत के किसानों को लगान न देने के लिए तथा जितने भी ये गतिविधियां थीं इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आंदोलन का दमन या कांग्रेस का दमन का प्रयास प्रारंभ किया। इन परिस्थितियों में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को 26 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, आतंकवाद के नाम पर हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। लगातार दमनकारी कार्य सरकार कर रही थी। महात्मा गांधी इससे दुखी हुए, वेलिंगटन से मिलने के लिए उन्होंने तार भेजा, मिलने की अपील की, किंतु संयुक्त प्रांत में ऑर्डिनेंस जारी करके गिरफ्तारियां प्रारंभ कर दी गईं। इन सब की शिकायत उन्होंने की, किंतु वेलिंगटन मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने मिलने से मना कर दिया। कोई बहस, कोई वार्ता वो नहीं करना चाहता, ये संदेश दिया गया। असफल होने पर महात्मा गांधी के पास आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 3 जनवरी 1932 को विधिवत रूप से आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सत्याग्रहियों को के लिए जो कार्यक्रम तय किया गया इस प्रकार था। आंदोलन का रूप अहिंसक होगा। आंदोलनकारी त्याग के लिए, व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहें। प्रत्येक सत्याग्रही उत्तेजना की अवस्था में भी मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करेगा। आप देख सकते हैं कि विश्व में कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये निर्देश दिए गए हों। अहिंसा और अहिंसा पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया। स्वयं सेवक आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करेंगे, ये अपील की गई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, असहयोग में भी आंदोलन में ये बातें थीं। खादी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियां पिकेटिंग का कार्य करें, उसके विरोध का धरना दें। नमक बनाने और एकत्र करने का कार्य पूर्ववत किया जाए। जुलूस और प्रदर्शनों में वही सम्मिलित हों जो अहिंसा पूर्वक हिंसा को सहन कर सकते हों, मार खाने को तैयार हों, सिर तुड़वाने को तैयार हों, हाथ पैर तुड़वाने को तैयार हों, लेकिन कोई जवाब न दे सके, ऐसा सामर्थ्य जिनके पास हो वही सम्मिलित हों, ये महात्मा गांधी कह रहे थे।
ब्रिटिश कंपनियों तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाए, जनता को हानि पहुंचाने वाले तथा अनैतिक कानूनों एवं आदेशों की सविनय अवज्ञा की जाए, यानी उनको अस्वीकार कर दिया जाए, उनको तोड़ा जाए, लेकिन हिंसापूर्वक नहीं। अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया था, क्योंकि वो पहले एक बार असहयोग आंदोलन को इसी कारण स्थगित कर चुके थे, इसलिए जनता भी अब इस बात को जानती थी। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ किया। सरकार के द्वारा 4 जनवरी 1932 को कांग्रेस तथा उनसे संबंधित सभी संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उनके कार्यालयों और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। पंडित नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले बंदी बनाए जा चुके थे। 3 जनवरी को जैसे ही महात्मा गांधी ने घोषणा की, 4 जनवरी को प्रातः महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिसंबर को संयुक्त प्रांत में इमरजेंसी ऑर्डिनेंस तथा 21 दिसंबर को सीमा प्रांत में 3 अन्य अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किए गए। 4 जनवरी को 4 नए अध्यादेश जारी किए गए। पहले इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस के द्वारा स्थानीय छोटे अधिकारियों, लोगों को बंदी बनाने, इमारत पर इच्छानुसार कब्जा करने, विशेष पुलिस नियुक्त करने के व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिए गए। दूसरे, अनलॉफुल संगठन ऑर्डिनेंस, इसका उद्देश्य कांग्रेस तथा अन्य देशभक्त संस्थाओं को बंद करना तथा उनके कागज पत्र और नकदी पर अधिकार कर लेना था। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ मॉलस्टेशन और बायकॉट ऑर्डिनेंस था। वह विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना देने वालों को रोकने के लिए जारी किया गया था। चौथा, अनलॉफुल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस था। इसका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध लेख तथा वाणी द्वारा हर प्रकार के विचारों को प्रतिबंधित करना था। इन ऑर्डिनेंस को 6 माह की अवधि पूरी हो जाने पर, क्योंकि समाप्त हो जाते हैं, तो उनको एक बड़े ऑर्डिनेंस के रूप में संगठित कर दिया गया और कांग्रेसी सदस्यों से रहित सरकारी बहुमत वाली असेंबली में उसको स्वीकार करा लिया गया। इस प्रकार कानून बना दिया गया, क्योंकि ऑर्डिनेंस की 6 माह की अवधि का नियम था। उसके बाद वो स्वयमेव स्थगित हो जाती, तो इसको स्थायी कानून का रूप दे दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने उम्मीद की थी कि 15 दिन के अंदर वो पूरे आंदोलन को कुचल सकता है, किंतु आशा व्यर्थ हुई। प्रेस ऑर्डिनेंस के द्वारा सरकारी समाचार पत्रों पर प्रहार किया गया। बड़ी संख्या में पत्रों के संपादकों को और पत्रकार गिरफ्तार किए गए। 1 लाख से अधिक आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्त्रियों की संख्या 5,000 थी। 109 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। 98 प्रिंटिंग प्रेस को रोक दिया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। इस तरह से मार्शल लॉ की तरह की स्थिति पूरे भारत में कायम की गई। आंदोलन में तीव्रता, जैसे जैसे दमन में वृद्धि हुई, आंदोलन ने जोर पकड़ा। शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों की पिकेटिंग की गई। संयुक्त प्रांत में लगानबंदी का आंदोलन चला। बंगाल, बिहार में चौकीदारी टैक्स बंद कर दिया गया। अन्य स्थानों पर जंगल कानून तोड़ा गया। सरकारी प्रतिबंधों के उपरांत भी जुलूस निकाले गए, सभाएं की गईं, नमक बनाया गया, नमक एकत्र किया गया। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए विभिन्न घटनाओं और कार्यों और व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न दिवस आयोजित किए गए, जिनमें गांधी दिवस, मोतीलाल दिवस, झंडा दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस मनाए गए। 29 मई को सारे देश में स्वदेशी दिवस मनाया गया। इलाहाबाद में एक जुलूस के सहारे प्रदर्शन करते हुए जवाहरलाल नेहरू की मां ने भी लाठियां स्वीकार की, लाठियां खाईं। सरकार के द्वारा प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। आंदोलनकारियों के द्वारा प्रचार हेतु हस्तलिखित, टाइप किए हुए और साइक्लोस्टाइल पर्चे निकाले गए। प्रतिबंधों के उपरांत भी पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन किया जाना था। मालवीय जी को दिल्ली जाते हुए बंदी बना लिया गया, लेकिन अन्य प्रांतों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए। अहमदाबाद के रणछोड़ दास अमृतलाल के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन स्थल पर लाठीचार्ज करके अधिवेशन को भंग किया गया। गांधी जी ने इसी अवसर पर अनशन प्रारंभ किया। सरकार दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने का इरादा रखती थी। गांधी जी को जब इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करने का संकल्प किया, परंतु इसके पश्चात भी अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड या निर्णय की घोषणा हुई। दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन के स्थान की व्यवस्था की गई। गांधी जी के द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया।
प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों को रद्द करने की से मांग की गई, किंतु ऐसा नहीं किया जाने पर उन्होंने अनशन की चेतावनी दी। गांधी जी को जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हिंदू नेता सक्रिय हुए। दलितों ने भी सभी का सम्मान था महात्मा गांधी के लिए। मिलकर 26 सितंबर तक पुणे में इन्होंने समझौता कर लिया। दलितों को उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी। पृथक प्रतिनिधित्व की हिंदुओं के अंदर रहते हुए ही उनको अधिक स्थान दिए गए। 26 सितंबर को समझौता हुआ और इसी दिन महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। सरकार ने भी इसको स्वीकार किया और इसके बाद महात्मा गांधी हरिजन कल्याण के कार्यों में संलग्न हो गए। 8 मई से 1933 को उन्होंने 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। यह सरकार के विरुद्ध न होकर सामान्य उपवास था जो शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा था। जैसे ही महात्मा गांधी उपवास या अनशन की घोषणा करते थे, सरकार डर जाती थी और ये बढ़िया अस्त्र महात्मा गांधी ने खोज लिया था। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया जाता था, कुछ समय के पश्चात कोई न कोई बहाना या कोई न कोई कारण के माध्यम से वो अनशन पर बैठ जाते थे और सरकार उनको तुरंत रिहा करती थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो भारत पूरा उबल पड़ेगा और भारत को संभाला नहीं जा सकेगा। जतिन दास के समय उन्होंने देख लिया था कि 6 लाख लोग, लगभग 6 लाख लोग उसकी मृत्यु के बाद शव यात्रा में सम्मिलित हुए थे। तो महात्मा गांधी की स्थिति तो बहुत बड़ी थी। यदि ऐसा कहीं हो जाता तो उस डर से उनको तुरंत, जैसे उन्होंने अनशन शुरू किया, उनको उपवास शुरू किया, कि उनको जेल से छोड़ दिया गया। इसके पश्चात आंदोलन की समाप्ति। जनता का उत्साह धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा था। जेल से रिहा होने के पश्चात गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष माधवराव अणे को 6 सप्ताह के लिए सत्याग्रह को स्थगित करने की सलाह दी। उन्होंने सलाह को स्वीकार किया, स्थगित कर दिया। गांधी जी ने सरकार से मांग की कि जितने भी सत्याग्रही जिनको जेल की सज़ा दी गई थी उनको रिहा कर दिया जाए, राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं। लेकिन सरकार नहीं मानी, उन्होंने इसको पर्याप्त नहीं माना। गांधी जी ने जो निर्णय लिया था, सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल आदि जो उग्रवादी नेता थे, उन्होंने गांधी जी की कटु आलोचना की और गांधी जी को राजनैतिक रूप से असफल घोषित किया। गांधी जी शांतिपूर्वक अपनी आलोचना सुनते रहे। 21 मई 1933 ईस्वी को गांधी जी का उपवास समाप्त हुआ। 14 जुलाई 1933 ईस्वी को सामूहिक सत्याग्रह बंद कर दिया गया। केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। अंत में 1934 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी बंद कर दिया गया। इस तरह से जो आंदोलन चलाया गया था, वह आंदोलन अंततः स्थगित हुआ। यह अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता के कारण के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।